हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनएम क्लासेस। आज हम देखेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इट वाज गिवन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे दिया था। क्यों दिया था? टू रिन्यू कंपनीज लाइसेंस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए फिर से कंपनी का लाइसेंस रिन्यू हो गया था, बट कुछ चेंजेस के साथ। द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर ऑल्सो मेड which marked the final step in centralizing British powers in India। काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए जिससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश पावर्स थी उसको फाइनली प्रॉपर ढंग से वो सेंट्रल में अब अपना रूल कर रही थी। इसके लिए बेसिकली 6 स्टेप्स थे। फर्स्ट वॉज द एंड ऑफ कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज़, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, establishment of central legislative council, establishment of law commission, abolition of slavery and open competition for employment। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं इस पेज के बारे। सो बेसिकली एंड ऑफ कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज़, इसका मीनिंग क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली इवन एट टी ट्रेड एंड चाइना। अब चाय और चाइना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जा चुका था। नाउ इट्स ओनली पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह चुकी थी। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज एंडेड। अब जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के पास जितनी भी पावर्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब की बार क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें ही हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। द नेक्स्ट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट वॉज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या हुआ था, जो जी मीन्स गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर्स की जो काउंसिल थी उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स वर गिवन फॉर होल ऑफ इंडिया। ये जो 3 मेंबर्स की काउंसिल थी, इसमें एक पर्सन जी अपनी इच्छा से ऐड कर सकते थे अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती तो। जी कैन इंक्रीज 1 पर्सन इन काउंसिल इफ रिक्वायर्ड। अब उन 3 या 4 लोगों में से एक पर्सन लॉ एक्सपर्ट होना कंपल्सरी था। 1 law expert was compulsory in his council। इस बार एक स्पेशल पावर और थी जी के पास में, that जी कैन पास सिंगल बजट फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए सिंगल बजट जी पास कर सकता था। नेक्स्ट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था टू कंबाइन एंड ऑर्गेनाइज लॉज। जो जितने भी पहले के लॉज थे उनको कंबाइन और ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। इनके फर्स्ट चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाउले, प्लस इनके साथ में 3 मेंबर्स की टीम भी थी। अब ये जो सब कुछ है ना, ये इन फ्यूचर दिस लेड टू आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड। दिस वाज द सीट फॉर इंडियन पेनल कोड। ओके, नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये फर्स्ट स्टेप था डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वाज आल्सो द सीट फॉर इक्वालिटी। ऑल्दो ये जो रूल था वो लेकर के तो आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट स्टिल इट कम्प्लीटली एबॉलिश्ड इन 1843 ओनली। नेक्स्ट, ओपन कॉम्पिटिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब की बार जो भी एम्प्लॉयमेंट था वो फर्स्ट टाइम वॉज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एक्सेट्रा। अब की बार ये फर्स्ट टाइम जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। ये ओनली अर्ली स्टेप था बट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस। मतलब ये कोशिश की गई थी बट अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल प्लस उनकी जो काउंसिल थी दैट वाज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम दिस वाज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट उनकी जो काउंसिल थी हम उन्हें इंडियन काउंसिल के नाम से जानने लगे। दैट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। Moving to the Charter Act of 1853, it was based on the report of Governor General of Dalhousie। ये गवर्नर जनरल ऑफ डलहौजी के रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन हो गया था।
The Governor General Council was divided into two functions: Executive Council to run administration and Legislative Council to make laws. मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी. दो तो थी जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगी और दूसरी लॉज बनाएगी. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेपरेट लेजिस्लेटिव. नेक्स्ट है ओपन कॉम्पिटिशन फॉर रिक्रूटमेंट इनटू सिविल सर्विसेज, ICS. ICS इसे बाद में इस नाम से जाना गया. जो पहले अपॉइंटमेंट्स थे वो कंपनी के डायरेक्टर्स ही करते थे, ओके. पर अब वो प्रॉपर एग्ज़ाम्स के वाया होने लगा था. एडिशन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स. पहले जीजी की काउंसिल में ओनली 4 मेंबर्स से, हमें ये चीज़ ध्यान है. अब उसमें क्या हुआ था, जीजी's काउंसिल वॉज एडेड विथ 6 एडिशनल मेंबर्स. मतलब क्या हो गया, 6 + 4 10. मतलब अब 10 मेंबर्स हो गए थे उसकी काउंसिल में. ये तो कंपल्सरी थे. अब जीजी कैन ऐड इवन मोर टू इफ़ रिक्वायर्ड. जीजी अगर चाहते तो वो 2 एडिशनल मेंबर्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते थे. बट ये जो 6 एक्स्ट्रा मेंबर्स ऐड हुए थे, दे कैन ओनली डिबेट एंड वोट ऑन लेजिस्लेटिव मैटर्स. उनको सिर्फ और सिर्फ डिबेट करने का और वोट करने का राइट था लेजिस्लेटिव मैटर्स पे. इनके अलावा वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे. नेक्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज एम्पावर्ड टू पुट कंपनीज गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू एन एंड एट एनी टाइम. मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके पास में अब की बार ये पावर थी, जो कंपनी की गवर्नेंस है उसको एंड कर सकता था किसी भी समय पर. नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ था, दैट वाज अ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड. एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया था बंगाल के लिए. दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. थैंक यू सो मच.